Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the interaction of radiation with matter. So the today topic is interaction of radiation with matter. अब बच्चों यहाँ पर जो रेडिएशन है इसका मतलब सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है। हालांकि आप इससे पहले इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर स्टडी कर चुके हैं और आपने जितनी इंटरेक्शन स्टडी की हैं रेडिएशन की वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की थी और 3 इंटरेक्शंस आप डिटेल के साथ स्टडी करके आए हैं। अब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मोस्ट प्रोबेबली कौन सी इंटरेक्शन करेगी, दैट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी ऑफ रेडिएशन। फॉर एग्जांपल visible, ultraviolet and infrared. These electromagnetic radiation most probably show the photoelectric effect. जो इन रेडिएशनों की इंटरेक्शन विद मैटर दैट रिजल्ट्स into the photoelectric emission. X-rays which are more energetic than these radiations interact with matter and the phenomena is known as Compton effect. And whenever gamma rays interact with heavy metal, or when gamma rays are stopped with a heavy nucleus, a pair of particle is created and this interaction is known as pair production. तो बच्चों ये जो हमने इंटरेक्शंस पढ़ी थी विद मैटर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की इंटरेक्शंस थी। जो अब हम इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर पढ़ने जा रहे हैं ये इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन विद मैटर। ये इंटरेक्शन है रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलने वाली जो रेडिएशंस हैं उनकी मैटर के साथ। इट मीन्स कि जो अब हम इंटरेक्शन पढ़ने वाले हैं वो है इंटरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल विद मैटर, interaction of beta particle with matter, interaction of gamma rays with matter, and another particle which may be emitted from the nucleus, that is neutron. तो little bit हम interaction of neutron with matter भी study करेंगे। So किसी तरह की भी न्यूक्लियर रेडिएशन है तो इट मीन्स हेयर द modified title of the topic is interaction of nuclear radiation with matter। और न्यूक्लियर रेडिएशन आपको बच्चों बताया है कि अल्फा पार्टिकल हो सकते हैं, बीटा पार्टिकल हो सकते हैं, गैमा रेज हो सकती हैं और न्यूट्रॉन्स भी हो सकते हैं। तो जो अब हम इंटरेक्शन पढ़ने वाले हैं मैटर की वो अल्फ़ा पार्टिकल की, बीटा पार्टिकल की, गैमा, तो गैमा फिर वही गैमा रेज ही हैं। तो जो ऑलरेडी इंटरेक्शंस पढ़ कर आए हुए हैं गैमा रेज की, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखेंगे, जिस वक्त डिस्कस करेंगे फिर बयान करेंगे, और न्यूट्रॉन की इंटरेक्शन विद मैटर देखेंगे। हम 3 अहम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन विद मैटर वो स्टडी करेंगे। नंबर 1 आयनाइजेशन देखेंगे कि इन रेडिएशनों की आयनाइजेशन कैसी है विद इन द मैटर। इन रेडिएशंस की पेनिट्रेशन देखेंगे कि वो किस हद तक होती है इन मैटर। और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टर है वो है फ्लोरेसेंस। तो व्हाट इज़ फ्लोरेसेंस, ये भी हम रेडिएशंस की मैटर के साथ जो इंटरेक्शन है उसको देखते हैं। अब जो रेडिएशंस की इंटरेक्शन है मैटर के साथ जिसको हम बोल रहे हैं आयनाइजेशन, पेनिट्रेशन, फ्लोरेसेंस या सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन दीज इंटरेक्शंस, दैट डिपेंड्स ऑन द चार्ज ऑफ दीज रेडिएशंस, mass of these radiations, energy of these radiations and
डेंसिटी ऑफ द मीडियम एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द एटम्स ऑफ मीडियम। इट मीन इनकी जो मैटर के साथ इंटरेक्शन है उसका अनुसार ना सिर्फ इन पे है बल्कि जिस मैटर के अंदर रेडिएशन एंटर हो रही हैं उस मैटर के भी कैरेक्टरिस्टिक पे है। सो इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन विद मैटर डिपेंड्स ऑन नंबर 1 चार्ज, नंबर 2 mass, number 3 energy of nuclear radiation, number 4 and number 5 density, ionization potential of atoms of medium. So, watch here, the interaction of nuclear radiation matter is not in the same way. It is of different for the different type of radiations, and that depends on the charge, mass, energy, density, ionization potential. पहले 3 कैरेक्टरिस्टिक का तल्लुक इन न्यूक्लियर रेडिएशन के इन पार्टिकल्स के साथ है और आखिरी 2 जो फैक्टर्स हैं इनका तल्लुक मैटर यानी मीडियम के साथ है कि जिस मैटर में रेडिएशन इंटरेक्ट हो रहे हैं उस मीडियम की डेंसिटी क्या है और उसके एटमों का आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है। तो मैंने बच्चों को बताया कि हम इंटरेक्शन के हवाले से हम 2-4 फीचर देखने वाले हैं इन रेडिएशंस के। नंबर 1 देखते हैं कि आयनाइजेशन, फिर देखते हैं पेनिट्रेशन, फिर देख लेते हैं फ्लोरेसेंस। नंबर 1 आयनाइजेशन, नंबर 2 पेनिट्रेशन, जिसको रेंज भी सम टाइम बोलते हैं, बाद में डिफाइन करेंगे, एंड नंबर 3 फ्लोरेसेंस। अब बच्चों ये फ्लोरेसेंस क्या है ये बाद में हम डिफ़ाइन करेंगे। फ्लोरेसेंस को हम सिंपली ग्लो भी कह सकते हैं। बार फर्स्ट ऑफ ऑल कि आयनाइजेशन क्या है और देखते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल जब मीडियम एंटर करते हैं तो किस टाइप की आयनाइजेशन करते हैं, बीटा पार्टिकल किस टाइप की आयनाइजेशन करते हैं, गैमा रेज़ की क्या कोई आयनाइजिंग पावर है या नहीं है, और न्यूट्रॉन किस तरह से आयनाइजेशन करते हैं। तो बहरहाल जब भी न्यूक्लियर रेडिएशन एंटर करती हैं किसी भी मीडियम में तो आयनाइजेशन प्रोड्यूस करती हैं। अब वो काज ऑफ आयनाइजेशन क्या है? ज़ाहिर है सारे एनर्जेटिक पार्टिकल हैं, तमाम की मैस है एक्सेप्ट गैमा रेज फोटॉन। अल्फ़ा पार्टिकल भी मैसिक पार्टिकल हैं, बीटा पार्टिकल भी मैस रखते हैं, न्यूट्रॉनों की भी मैस है, गैमा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं। चलें इनका चार्ज और मास नहीं है लेकिन एनर्जी तो है, यानी ये वाला कैरेक्टर एनर्जी तो तमाम का है, चार्ज और मास क्या है वो अल्फ़ा बीटा और न्यूट्रॉन्स की है। लेकिन जिस मीडियम में से ये गुजरेंगी तमाम, मीडियम तो हर एक के लिए वो एक जैसा ही कैरेक्टर रखता होगा। इट मीन्स कि मीडियम की डेंसिटी भी होगी और मीडियम के एटमों का आयनाइजेशन पोटेंशियल भी होगा। तो जब ये रेडिएशन मैंने बताया मैटर में एंटर करती हैं आयनाइजेशन प्रोड्यूस करती हैं। और काज ऑफ आयनाइजेशन क्या है, या किस तरह से आयनाइजेशन ये करती हैं? या तो ये पार्टिकल या ये रेडिएशनें एटमों के साथ डायरेक्ट इलास्टिक हिटिंग करती हैं या डायरेक्ट इलास्टिक कोलिजन करती हैं और एटमों को आयनाइज करती हैं। या ये जो चार्ज रेडिएशंस हैं जो कि अल्फ़ा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन से भी क्या कर सकती हैं, एटमों को आयनाइज कर सकती हैं। सपोज़ एक एटम है और
उसका पास एक अल्फ़ा पार्टिकल गुजरता है, तो अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से उस एटम को आयनाइज कर सकता है बाई पुलिंग द इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द एटम। और अगर एक बीटा पार्टिकल उस एटम के पास से गुजरता है तो बीटा पार्टिकल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन से उस एटम को आयनाइज कर सकता है। तो बहरहाल पहली चीज़ आयनाइजेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आयनाइजेशन व्हेन न्यूक्लियर रेडिएशन enter a medium, they produce ionization. When nuclear radiation enter a medium, they produce ionization. Either by direct, they produce ionization either by direct elastic collision or electrostatic interaction, जो कि बच्चों बताया कि अट्रैक्शन भी हो सकती है और रिपल्शन भी हो सकती है विद द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम। सो अंडरस्टैंड व्हाट इज द फर्स्ट इंटरेक्शन, दैट इज आयनाइजेशन। कि जब न्यूक्लियर रेडिएशन मीन अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गैमा रेज, न्यूट्रॉन मीडियम में एंटर करेंगे, आयनाइजेशन प्रोड्यूस करेंगे। कैसे आयनाइजेशन क्या प्रोड्यूस करेंगे? या तो डायरेक्ट इलास्टिक कोलिजन करेंगे मीडियम के एटम्स या मॉलिक्यूल के साथ और एटमों को आयनाइज करेंगे, या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन मीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन से भी एटमों को वो आयनाइज कर सकते हैं। अब मैंने बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अल्फ़ा पार्टिकल एक्सर्ट करता है जब एक एटम के पास से गुजरता है और उसको आयनाइज करता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बीटा पार्टिकल एक्सर्ट करता है जब एक एटम के करीब से गुजरता है। और अगर इनमें से कोई भी है तो डायरेक्टली एटम के साथ इलास्टिक स्कैटरिंग करके उसको एनर्जी ट्रांसफ़र करके उस एटम को आयनाइज कर सकता है। अब ये जो आयनाइजेशन है ये तमाम रेडिएशनों की एक जैसी नहीं है भाई। उसकी रीज़न मैंने ऑलरेडी बता दी है, ना तो इन तमाम का चार्ज सेम है, ना इनकी मास सेम है, और एनर्जी भी डिफरेंट हो सकती है। तो अगर मीडियम में एक है, सपोज एयर है, तो एयर के अंदर अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गैमा रेज, न्यूट्रॉन, एयर कह लें या गैसेस कह लें बच्चों, इन तमाम की इंटरेक्शन एक जैसी नहीं। और अगर अल्फ़ा पार्टिकल एयर में इंटरेक्ट करता है या किसी दूसरे सॉलिड या दूसरे मटेरियल में इंटरेक्शन करता है तो इस अल्फ़ा पार्टिकल की इंटरेक्शन हर मीडियम में एक जैसी नहीं है। इसका मतलब है कि आयनाइजेशन का इन्हिसार एक तो रेडिएशन की नेचर पे है, जिसको हमने मास, चार्ज और एनर्जी ऑफ रेडिएशन कहा है, और दूसरा आपको बच्चों बताया है मीडियम की डेंसिटी पे और मीडियम के एटमों के आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्योंकि इन रेडिएशनों ने जब मीडियम के एटमों के साथ इंटरेक्ट करना है तो एनर्जी लॉस करनी है। अब डिफरेंट अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल के मीडियम है तो इसका मतलब डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होगी, और जब एनर्जी डिफरेंट अमाउंट ऑफ लॉस होगी तो दूसरे लफ्ज़ों में आयनाइजेशन डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होगी। हम मोस्टली एयर के अंदर आयनाइजेशन के फीचर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फ़ा पार्टिकल की आयनाइजेशन एयर में कैसी है, गैसों में कैसी है? अल्फ़ा पार्टिकल की बच्चों आयनाइजेशन देखने लगे। अल्फ़ा पार्टिकल प्रोड्यूसेस इंटेंस आयनाइजेशन along thick, straight and continuous path। हम बच्चों कह रहे हैं कि जब अल्फ़ा पार्टिकल एयर में से गुजरता है तो इंटेंस आयनाइजेशन प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब है कि हम कह रहे हैं कि इसकी आयनाइजेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। कितनी होती है अभी इसको मैं स्टैटिस्टिकली बताऊंगा, लेकिन जो भी आयनाइजेशन अल्फ़ा पार्टिकल करता है एयर में वो
थिक, स्ट्रेट पाथ और कंटिन्यूस पाथ के अलांग होती है। अब हम स्टैटिस्टिकली देखते हैं कि एक अल्फ़ा पार्टिकल की आयनाइजिंग पावर एयर में कितनी है। आयनाइजेशन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल इन एयर इज़ अबाउट 10⁴ आयन पर मिलीमीटर क्यूब। कि अगर आपके पास एयर का वॉल्यूम 1 मिलीमीटर क्यूब है और उसमें से अल्फ़ा पार्टिकल गुज़रता है तो 10⁴ आयन इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट करेगा। अब ज़ाहिर है जब एक एटम आयनाइज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, एक आयन बनेगा, तो इट मीन्स एक पेयर बनेगा। तो दूसरे लफ्ज़ों में अल्फ़ा पार्टिकल जब एयर में से गुज़रता है तो 10⁴ आयन्स पर मिलीमीटर क्यूब प्रोड्यूस करता है। अब बच्चों ये अल्फ़ा पार्टिकल की आयनाइजिंग पावर या आयनाइजेशन इंटेंस क्यों है एज़ कंपेयर टू द अदर न्यूक्लियर रेडिएशंस? बिकॉज पहली बात कि अल्फ़ा पार्टिकल की मैस सबसे ज़्यादा है। अल्फ़ा पार्टिकल यानी एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से अबाउट 7000 टाइम मैसिव है। दूसरा, अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज बीटा पार्टिकल से न्यूमेरिकली ट्वाइस है। बीटा पार्टिकल पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, लेकिन अल्फ़ा पार्टिकल पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। और ये जो आयनाइजेशन होती है इसका इन्हिसार पार्टिकल की आपको बताया है मैस पे है, इसके चार्ज पे है, इसकी एनर्जी पे है। अब चूँकि अल्फ़ा पार्टिकल इंटेंस आयनाइजेशन प्रोड्यूस कर रहा है और उसकी आयनाइजेशन थिक किस लिए है भाई? इसलिए है कि अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज, मास और एनर्जी ज़्यादा है। स्ट्रेट क्यों है? भारी पार्टिकल है, दाएं बाएं नहीं होता, डिफ्लेक्ट नहीं होता, एयर पार्टिकल से कोलाइड करता जाता है, पास करता जाता है और एयर पार्टिकल को आयनाइज करता जाता है। और आयनाइजेशन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल एयर कितनी है आपको बताया ये इतनी। और जब अल्फ़ा पार्टिकल आयनाइजेशन करके रेस्ट पे आता है यानी अपनी तमाम एनर्जी लूज़ कर देता है तो फिर एयर में से 2 इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है और एक न्यूट्रल हीलियम एटम बन जाता है। अंडरस्टैंड हियर, व्हेन अल्फ़ा पार्टिकल comes to rest, it captured 2 electrons from the medium। अब चूँकि हम आयनाइजेशन एयर में डिस्कस कर रहे हैं तो मैंने एयर लिख दिया कि when alpha particle comes to rest it capture 2 electrons from the medium and become a neutral helium atom। पहले हीलियम न्यूक्लियस है अल्फ़ा पार्टिकल, ये हीलियम न्यूक्लियस था जिसको हम यूं लिख रहे थे 2He4। जब 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर लेगा? कैप्चर कर लेगा। जब तमाम एनर्जी वो लॉस कर देगा और वो एनर्जी मैटर के एटमों मालिक्यूलों को आयनाइज करने में यूटिलाइज हो जाएगी, तो जब वो रुक जाएगा, रुकने का मतलब हम बच्चों ये कह रहे हैं कि यार अल्फ़ा पार्टिकल के पास जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक फॉर्म में होती है। अल्फ़ा पार्टिकल रेडिएटिव सोर्स से निकला, स्पीड के साथ आ रहा है, तो जो एनर्जी है अल्फ़ा पार्टिकल वो काइनेटिक है, वो डायरेक्टली हीटिंग में या आपको बताया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन में यूज़ होती जा रही है। एयर पार्टिकल आयनाइज हो गए और इतने एयर पार्टिकल जब आयनाइज हुए पर मिलीमीटर क्यूब तो फिर जाहिर है बच्चों मैंने आपको बताया कि एनर्जी तो अल्फ़ा पार्टिकल यूटिलाइज हो जाएगी। इट कम्स टू रेस्ट एंड कैप्चर 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मीडियम एंड बिकम अ न्यूट्रल हीलियम एटम। तो ये स्टेबलाइज हो जाता है जब अपनी तमाम एनर्जी वो लूज़ कर देता है। अब बच्चों देखते हैं कि बीटा पार्टिकल की जो आयनाइजेशन है वो किस टाइप की है। बीटा पार्टिकल विच मे बी रिटन हेयर, आई एम expressing negative beta particle. Beta particle produces less ionization than the alpha particle. It
produces ionization along thin discontinuous and erratic manner या erratic path। फिर बच्चों बीटा पार्टिकल प्रोड्यूसेस लेस आयनाइजेशन देन द अल्फा पार्टिकल, यानी इसकी आयनाइजिंग पावर अल्फा पार्टिकल से कम है। कितनी कम है अभी आपको देखते हैं, न्यूमेरिकली स्टैटिस्टिकली डाटा देंगे। इट प्रोड्यूसेस आयनाइजेशन अलोंग थिन डिसकंटिन्यूस एंड एरेटिक पाथ। जो आपका अल्फा पार्टिकल है प्रोड्यूसेस इंटेंस आयनाइजेशन अलोंग थिक कंटिन्यूस एंड स्ट्रेट पाथ। एरेटिक पाथ मीन स्ट्रैगलिंग पाथ, यानी स्ट्रेट पाथ नहीं होता, पाथ डिफ्लेक्टिंग होते हैं। क्योंकि और ये डिफ्लेक्ट क्यों, एरेटिक पाथ क्यों है, उसकी रीज़न ये है कि बीटा पार्टिकल की मैस बहुत कम है। बीटा पार्टिकल की मैस अल्फ़ा पार्टिकल से 7000 गुना लेस है। अल्फ़ा पार्टिकल की मास, अब अल्फ़ा पार्टिकल में 4 न्यूक्लियन है और एक न्यूक्लियन की मैस तकरीबन 1840 टाइम ग्रेटर है इलेक्ट्रॉन से। तो अगर हम 4 न्यूक्लियनों की मैस को कंबाइन करें और एक बीटा पार्टिकल की मैस से कंपेयर करें तो इट इज़ मोर देन 7000 टाइम ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम बुक के ऊपर जो स्टैटिस्टिक दी गई है उसमें कह रहा है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल की मैस है वो 7000 गुना ज़्यादा होती है बीटा पार्टिकल से। तो अब ज़ाहिर है, अब एक हैवी बॉडी है, मूव कर रहा है, उसका मोमेंटम ज़्यादा है, उसको डिफ्लेक्ट करना आसान नहीं है। यानी ज़रा मैसिव पार्टिकल होगा, इनर्शिया ज़्यादा होगा, इनर्शिया ज़्यादा होगा तो उसकी स्टेट को, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करना इजी नहीं है। तो इसलिए अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पे आयनाइजेशन करेगा। लेकिन चूँकि ये लाइटर पार्टिकल है अल्फ़ा पार्टिकल के मुकाबले में, तो इसलिए इसकी जो आयनाइजेशन होती है एयर के अंदर या मीडियम के अंदर, एक तो वो थिन पाथ के अलॉन्ग होती है, डिसकंटिन्यूस पाथ होते हैं और एरेटिक पाथ होते हैं। डिसकंटिन्यूस मतलब कि बीटा पार्टिकल जा रहा है आयनाइजेशन की है, अब आगे कुछ ऐसा रीजन आ गया उसमें बीटा पार्टिकल ने आयनाइजेशन नहीं की, फिर आगे जाकर आयनाइजेशन शुरू कर दी है। इफ़ इट हैज़ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी की, अगर उसके पास अभी एनर्जी है तो आगे मज़ीद आयनाइजेशन करके अपनी एनर्जी को वो यूटिलाइज़ करता है। और आयनाइजेशन का फिर इसका तरीक़ाकार क्या है, आइदर बाई डायरेक्ट इलास्टिक कोलिजन और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन विद द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम। अब इसकी स्टैटिस्टिक क्या है कि कितनी आयनाइजेशन प्रोड्यूस करता है बीटा पार्टिकल। प्रोड्यूसेस 10⁻² आयन्स पर मिलीमीटर क्यूब इन एयर। अब ज़रा अंडरस्टैंड करें, हमने कहा था कि अल्फ़ा पार्टिकल प्रोड्यूसेस 10⁻⁴ आयन्स पर मिलीमीटर क्यूब इन एयर। तो इसका मतलब ये है कि इसकी आयनाइजेशन या आयनाइजिंग पावर 100 टाइम लेस है अल्फ़ा पार्टिकल से। अल्फ़ा पार्टिकल की आयनाइजिंग पावर 10⁻⁴ आयन्स पर मिलीमीटर क्यूब हैं, यानी 10,000 आयन्स पर मिलीमीटर क्यूब, और ये क्या है सिर्फ 100 पर मिलीमीटर क्यूब। और 100 और 10,000 का जो मल्टीपल फैक्टर है वो 100 है, यानी 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आएगा। तो उसका मतलब है कि इनकी आयनाइजिंग पावर 100 टाइम लेस है अल्फ़ा से, या अल्फ़ा की आयनाइजिंग पावर बीटा पार्टिकल से 100 टाइम ग्रेटर है। गैमा रेस, गैमा रेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, नो चार्ज नो मैस। गैमा रेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, नो चार्ज नो मैस, हैविंग एनर्जी। तो जाहिर है जब इनका चार्ज मास नहीं है तो फिर उस तरह से इंटरेक्ट नहीं करेंगी जिस तरह से अल्फ़ा या बीटा पार्टिकल मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। गैमा रेज की आयनाइजेशन एयर के अंदर बहुत वीक है। गैमा रेज कास वीक आयनाइजेशन इन एयर along gamma ray cause weak ionization in air having no definite path। गैमा रे की आयनाइजेशन बहुत वीक होती है एयर के अंदर और कोई डेफिनेट पाथ नहीं होता, सपाट्स होते हैं
आयनाइजिंग रेडिएशन पे कि कहीं कहीं मुख्तलिफ मकाम पे गैमा रेज़ आयनाइजेशन करेंगी और गैमा रे की आयनाइजिंग पावर बीटा से भी कम होती है। कितनी होती है? गैमा रेज़ कैन प्रोड्यूस 1 आयन पर मीटर क्यूब इन एयर। अब देखें, हमने कहा कि अल्फ़ा पार्टिकल की आयनाइजिंग पावर 10⁻⁴ आयन्स पर मिलीमीटर क्यूब इन एयर है। ये मैंने अल्फ़ा पार्टिकल का कहा था। 10⁻² आयन्स पर मिलीमीटर क्यूब आयनाइजिंग पावर है। बीटा पार्टिकल की हमने कहा था, और गैमा रेज़ की आयनाइजिंग पावर 1 आयन पर मिलीमीटर क्यूब है। ये हम गैमा रेज़ के लिए कह रहे हैं। तो अब इसका मतलब है अल्फ़ा से बीटा की आयनाइजिंग पावर 100 टाइम लेस है और बीटा पार्टिकल से गैमा रेज़ की आयनाइजिंग पावर मज़ीद 100 टाइम लेस है। या दूसरे लफ्ज़ों में गैमा रे से बीटा पार्टिकल की आयनाइजेशन पावर 100 टाइम ग्रेटर होती है और बीटा से अल्फ़ा पार्टिकल की आयनाइजिंग पावर 100 टाइम ग्रेटर होती है। सो दीज आर द आयनाइजेशंस ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन व्हेन दे एंटर थ्रू द मीडियम। और हमने बच्चों डिस्कशन की है कि व्हेन अल्फ़ा बीटा एंड गैमा पार्टिकल पासेस थ्रू द एयर। अब जो न्यूट्रॉन्स हैं डायरेक्टली आयनाइजेशन नहीं करते, न्यूट्रॉन इनडायरेक्ट आयनाइजेशन करते हैं। अब इनडायरेक्ट आयनाइजेशन का मतलब क्या है कि न्यूट्रॉनों को पहले हम किसी पैराफिन पे बम्बार्ड करेंगे। पैराफिन हाइड्रोजनियस मटीरियल को बोलते हैं, अल्केन्स को बोलते हैं, जिसमें प्रोटॉनों की तादाद या हाइड्रोजन न्यूक्लियाइयों की तादाद ज़्यादा होती है। अब चूँकि न्यूट्रॉनों की मैस प्रोटॉनों से कंपेरेबल है, जब न्यूट्रॉनों को, अब यार न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है, उसको डिटेक्ट करना, उसको डिफ्लेक्ट करना, उसको एक्सेलरेट करना, उसको स्टॉप करना, इट इज़ नॉट टू ईजी। तो न्यूट्रॉनों को स्टॉप करने का एक ही तरीका है कि हम न्यूट्रॉनों का इलास्टिक कुलयन कराते हैं विद न्यूक्लियाई ऑफ कंपेरेबलनेस। तो जब न्यूट्रॉन हाइड्रोजनियस मटेरियल के ऊपर बम्बार्ड करते हैं, पैराफिन पे बम्बार्ड करते हैं, तो वो न्यूट्रॉन प्रोटॉनों को नॉकआउट करते हैं। अब प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं, हम उनको स्लो डाउन भी कर सकते हैं, एक्सेलरेट भी कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं। और वो प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल है, मैस रखता है, तो जब किसी मीडियम में से गुजरेगा तो आयनाइजेशन प्रोड्यूस करेगा। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन डायरेक्ट आयनाइजेशन नहीं करते, न्यूट्रॉन इनडायरेक्ट आयनाइजेशन करते हैं। तो न्यूट्रॉनों की आयनाइजेशन को ज़रा देखें। न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस a little indirect ionization। अब इनडायरेक्ट का मतलब है खुद आयनाइजेशन नहीं करेंगे बल्कि न्यूट्रॉनों का कुलयन करवाएंगे। आपको बताया है दूसरे मटेरियल के साथ, और उनमें से जो प्रोटॉन्स एमिट होंगे या चार्ज पार्टिकल एमिट होंगे, उनकी आयनाइजेशन से न्यूट्रॉनों की एनर्जी या आयनाइजेशन की एबिलिटी अंडरस्टैंड की जाती है या इंटरेक्शन को हम स्टडी करते हैं। व्हेन दे इंटरेक्ट विद मटेरियल कंटेनिंग हाइड्रोजन एटम्स, पैराफिन्स एंड नॉकआउट प्रोटॉन्स। अंडरस्टैंड करें बच्चों, मैंने बताया न्यूट्रॉन आयनाइजेशन डायरेक्टली नहीं करते, थोड़ी बहुत करते हैं व्हेन इंटरैक्ट विद मटेरियल कंटेनिंग हाइड्रोजन एटम यानी पैराफिन्स, एंड नॉकआउट प्रोटॉन्स, और प्रोटॉनों को नॉकआउट करते हैं। अदरवाइज इन जनरली न्यूट्रॉन आयनाइजेशन नहीं करते। डायरेक्ट आयनाइजेशन की पॉसिबिलिटी वेरी रेयर है। सिर्फ न्यूट्रॉनों की आयनाइजेशन इनडायरेक्ट पॉसिबल है, वो भी बहुत लिटल है, और ऐसे मटेरियल में है जिनके अंदर हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, पैराफिन्स जिनको हम कह रहे हैं। पैराफिन मीन हाइड्रोजनियस मटेरियल,
जिनको केमिस्ट्री में बच्चों हम अल्केन्स भी कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम पढ़ कर आए हैं, एंड नॉक आउट द प्रोटॉन्स। सो न्यूक्लियर रेडिएशन में सबसे ज़्यादा आयनाइजिंग पावर बच्चों किसकी है? अल्फ़ा पार्टिकल की है, फिर बीटा की है, फिर गैमा की है, फिर न्यूट्रॉन की। अल्फ़ा पार्टिकल डायरेक्ट इलास्टिक हीट कोलिजन से भी आयनाइजेशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से। बीटा पार्टिकल डायरेक्ट इलास्टिक कोलिजन से भी आयनाइजेशन कर सकते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन से भी। गैमा रेस मैंने बताया वीक आयनाइजेशन प्रोड्यूस करती हैं, या गैमा रे फोटॉन वीक आयनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं। और न्यूट्रॉन डायरेक्टली आयनाइजेशन नहीं करते, इनडायरेक्टली आयनाइजेशन करते हैं जब इंटरैक्ट करते हैं मटेरियल विच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। दोज मटेरियल्स आर नेम्ड एज पैराफिन्स और अल्केन्स। तो ये जो इंटरेक्शन बच्चों हमने पढ़ी है न्यूक्लियर रेडिएशन की, वो उनका एक कैरेक्टर बताया है और वो है आयनाइजेशन। स्टैटिस्टिकल डाटा आपको बताया है कि अल्फ़ा पार्टिकल की आयनाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है और बीटा से भी 100 टाइम्स ज़्यादा है। और अल्फ़ा पार्टिकल 10⁴ आयन इलेक्ट्रॉन पेयर क्रिएट कर सकता है पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ एयर। बीटा पार्टिकल 10⁻² इलेक्ट्रॉन आयन पेयर जनरेट कर सकता है पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ एयर। और गैमा रे कैन हार्डली प्रोड्यूस 1 इलेक्ट्रॉन आयन पेयर पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ एयर। इट मीन्स बीटा पार्टिकल की आयनाइजिंग पावर अल्फ़ा से 100 टाइम लेस है, गैमा पार्टिकल की आयनाइजिंग पावर फिर बीटा से भी 100 टाइम लेस है, और न्यूट्रॉन की तो आयनाइजेशन है ही इनडायरेक्ट और वेरी लिटल है। अब बच्चों पेनिट्रेशन या रेंज, इसका मतलब क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय न्यूक्लियर रेडिएशन। न्यूक्लियर रेडिएशन मीन बच्चों अल्फ़ा पार्टिकल भी कह सकते हैं, बीटा पार्टिकल भी कह सकते हैं, और गैमा रे या गैमा रे फोटॉन भी कह सकते हैं। इन मीडियम बिफोर कमिंग टू रेस्ट इज़ कॉल्ड। अल्फ़ा पार्टिकल जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है किसी मीडियम में बिफोर कमिंग टू रेस्ट, वो अल्फ़ा पार्टिकल रेंज कहलाता है। बीटा पार्टिकल जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है इन मीडियम बिफोर कमिंग टू रेस्ट, बीटा पार्टिकल का रेंज कहलाता है। गैमा रे फोटॉन जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है इन द मीडियम बिफोर कमिंग टू रेस्ट, वो गैमा रे का रेंज कहलाता है। अब बच्चों हम देखते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल का रेंज कितना है, बीटा पार्टिकल का रेंज कितना है, और गैमा रे का रेंज कितना है। रेंज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल इन एयर इज़ फ्यू सेंटीमीटर। अल्फ़ा पार्टिकल एयर में फ्यू सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। इसका मतलब क्या है कि जो रेंज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेंटीमीटर है। इट इज़ ऑब्जर्व्ड बाय अ शीट ऑफ पेपर। अल्फ़ा पार्टिकल को हम एक शीट ऑफ पेपर से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। मसलन ये एक पेपर है और अगर यहाँ पर अल्फ़ा सोर्स हो तो अल्फ़ा पार्टिकल इस पेपर में से बहुत मुश्किल से ही गुज़रते हैं। इसका मतलब है कि अल्फ़ा पार्टिकल की पेनिट्रेटिंग पावर बहुत कम है। दे आर ईज़िली ऑब्जर्व्ड बाय ए थिन शीट ऑफ पेपर। और वैसे अगर वैसे सोर्स पड़ा हुआ है, मसलन यहाँ पे सोर्स है और एयर के अंदर अल्फ़ा पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है, तो इट कैन जस्ट ट्रैवल अ फ्यू सेंटीमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। सो इट मीन्स कि अल्फ़ा पार्टिकल का रेंज सेंटीमीटर के ऑर्डर का है। बीटा पार्टिकल, रेंज ऑफ बीटा पार्टिकल इन एयर इज़ फ्यू मीटर। इसका मतलब है कि बीटा पार्टिकल का जो रेंज है वो फ्यू मीटर है। अब आपको बच्चों पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर हम लेंथ के पैमाने कंपेयर करें तो 1 मीटर इज़ 10⁻² सेंटीमीटर। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह रहे हैं कि बीटा पार्टिकल का रेंज अल्फ़ा पार्टिकल से 100 टाइम मोर है। हालांकि हमने देखा था कि बीटा पार्टिकल की आयनाइजिंग पावर उससे 100 टाइम लेस है, लेकिन रेंज उससे 100 टाइम ज़्यादा है।
तो उसका मतलब है द पार्टिकल विच प्रोड्यूसेस मोर आयनाइजेशन इज लेस पेनिट्रेटरी, यानी जिसकी आयनाइजेशन ज़्यादा होती है उसकी पेनिट्रेशन कम होगी। ज़ाहिर है आयनाइजेशन का मतलब है जो ज़्यादा एनर्जी लूज़ करता जाएगा वो फिर ज़ाहिर ट्रैवल लेस करेगा, लेकिन जो एनर्जी कम लूज़ करेगा, आयनाइजेशन कम करेगा, वो ट्रैवल ज़्यादा करेगा। तो इसका मतलब है कि बीटा पार्टिकल की गो आयनाइजिंग पावर तो अल्फा से 100 टाइम लेस थी, लेकिन इसका रेंज या पेनिट्रेटिंग पावर 100 टाइम ग्रेटर है। अब अगर हमने बीटा पार्टिकल को ऑब्जर्व करना है तो किससे करते हैं? इट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय 1 to 5 मिलीमीटर एल्युमिनियम, कि अगर हमारे पास सेवरल मिलीमीटर थिकनेस की एल्युमिनियम शीट हो तो उससे हम बीटा पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब मैं कह रहे हैं कि पेपर से अल्फ़ा पार्टिकल एब्जॉर्ब हो सकते हैं, लेकिन बीटा पार्टिकल तो पेपर से एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। अब बीटा पार्टिकल आ रहे हैं तो उनके रास्ते में अगर एल्युमिनियम शीट है और उसकी थिकनेस भी सेवरल मिलीमीटर है, जैसे कि हमने लिखा है कि 1 to 5 मिलीमीटर, का मतलब है कि बीटा पार्टिकल की भी डिफरेंट एनर्जीज़ होती हैं। जो एनर्जेटिक से एनर्जेटिक बीटा पार्टिकल भी होगा उसको स्टॉप करने के लिए 5 मिलीमीटर एल्युमिनियम शीट जो है वो काफ़ी होगी। गैमा पार्टिकल, गैमा रेस, रेंज ऑफ गैमा रे इज इनफाइनाइट। अब बच्चों ज़रा अंडरस्टैंड करें कि जो गैमा रे का रेंज है एयर में इनफाइनाइट है। अब गैमा रे की जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ गैमा रे इन एयर इज प्रोपोर्शनल टू, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इट मीन्स एयर के अंदर गैमा रे की इंटेंसिटी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है, और गैमा रे की इंटेंसिटी ज़ीरो कब होगी? जब आर इन्फिनिटी होगा। इसका मतलब एयर के अंदर गैमा रे का रेंज इनफाइनाइट है। मैं एयर की बात कर रहा हूँ बच्चों, एयर की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर मीडियम में ही गैमा रे इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। हम भाई गैमा रे को लेड शीट से स्टॉप भी कर सकते हैं, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, हैविंग सेवरल सेंटीमीटर थिकनेस। तो आगे मैं इसकी ऑब्जर्वेशन का बताऊंगा, लेकिन किसी भी रेयर मीडियम के अंदर जिसको हम एयर कह रहे हैं या गैसेस कह रहे हैं, तो गैसेस या एयर के अंदर गैमा रे का रेंज इनफाइनाइट है। लेकिन जब गैमा रे किसी सॉलिड से गुजरती हैं, व्हेन gamma rays pass through a solid, when gamma ray passes through a solid, comma, the intensity decreases exponentially with thickness of material। इसका मतलब बच्चों क्या है, ज़रा अंडरस्टैंड करें। सपोज़ ये एक मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल है, इसकी थिकनेस x है, इधर से गैमा रे आ रही है, इस गैमा रे की इंटेंसिटी I0 है। इसमें से गैमा रे जब निकलेगी तो उसकी इंटेंसिटी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ करेगी इस थिकनेस के साथ। ये जो I है I0 से लेस होगा। कितना लेस होगा डिपेंड करता है कि थिकनेस कितनी है और इस मटेरियल का अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कितना है, जिसको म्यू कह रहे हैं। अब I इक्वल टू I0 e की पावर माइनस म्यू x। जितनी थिकनेस बढ़ाते जाएंगे ट्रांसमिटेड गैमा रेज की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ये इंसिडेंट गैमा रेज हैं, ये ट्रांसमिटेड है गैमा रेज जो किसी सॉलिड से गुजर रही हैं, इंटेंसिटी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी। और अगर यही गैमा रे एयर में जा रही होती, एयर के अंदर जा रही हैं, तो फिर मैंने आपको बच्चों बताया है कि इनकी इंटेंसिटी ऑफ गैमा रे इन एयर इन्वर्स स्क्वायर लॉ को बेकर काम तो हो रही है। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं इंटेंसिटी घट रही है, लेकिन मैथमेटिकली
इंटेंसिटी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे कर रही है, लेकिन जब सॉलिड में से गुजर रही हैं तो एक्सपोनेंशियल लॉ को ओबे कर रही हैं। वेयर एक्सिस थिकनेस ऑफ सॉलिड, म्यू अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल। ये बच्चों जो अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है मटेरियल का, इसका ताल्लुक सिर्फ मटेरियल के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी के साथ भी है। अब यही मटेरियल एक एनर्जी की रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन दूसरी किसी एनर्जी की रेडिएशन को अब्जॉर्ब नहीं भी कर रहा। उसका मतलब है कि जो अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, एक तो डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट होता है, और किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल का जो अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है वो डिफरेंट रेडिएशनों के लिए डिफरेंट है। इट मीन म्यू ये अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड गैमा रेज विच ओबेज द एक्सपोनेंशियल लॉ। तो हम कह रहे हैं कि अगर अल्फा रेज एयर में से गुजरती हैं तो हार्डली फ्यू सेंटीमीटर ट्रैवल करती हैं, अगर बीटा रेज एयर में से ट्रैवल करती हैं तो फ्यू मीटर ट्रैवल करती हैं, और अगर गैमा रेज एयर में से गुजरें तो उनका रेंज इनफाइनाइट है, लेकिन जब ये सॉलिड में से गुजरें तो उनका रेंज या उनकी जो ट्रांसमिटेड गैमा रेज की इंटेंसिटी है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है विद द थिकनेस ऑफ द मटेरियल। गैमा रेज कैन बी absorbed by lead sheet of several centimeter। अब बताया कि अल्फा रेज absorbed by a thin sheet of paper, beta rays absorbed by several millimeter thickness aluminium sheet, and gamma rays absorbed by lead sheet of several centimeter thickness। It means जो lead है ये ज़्यादा अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट रखता है एल्युमिनियम के मुकाबले में। एल्युमिनियम की चाहे एक शीट सेवरल मीटर ही हो जाए, क्यों ना हो जाए, तो इट इज़ वेरी हार्ड टू अब्जॉर्ब द गैमा रेस। नो फ्लोरेसेंस बच्चों ये क्या है? फ्लोरेसेंस प्रॉपर्टी ऑफ absorbing energy of high frequency and re-emitting energy of low frequency in the visible range of electromagnetic spectrum। फिर अंडरस्टैंड, फ्लोरेसेंस प्रॉपर्टी का नाम है, कौन सी प्रॉपर्टी? हाई फ्रीक्वेंसी की एनर्जी अब्जॉर्ब करना और री एमिटिंग एनर्जी ऑफ लो फ्रीक्वेंसी, और लो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी एमिट करना इन द विजिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसके हमें वो एनर्जी या वो फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन होगी, वो नज़र आएगी, वो विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में होगी। अल्फ़ा बीटा एंड गैमा रेस तमाम produce fluorescence after striking some substances like zinc sulfide, sodium iodide, platinum cyanide coated स्क्रीन। बच्चों हमारे पास अगर ये एक गिलास स्क्रीन है, हमने इसको कोट कर दिया है जिंक सल्फाइड से या सोडियम आयोडाइड से या प्लाटिनो साइनाइड से, और जब कोई भी एनर्जेटिक रेडिएशन इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगी तो फिर ये जो स्क्रीन है ये ग्लो करेगी, लुमिनस प्रोड्यूस करेगी। जिस तरह से हमारे पुराने जो कन्वेंशनल टीवी सेट थे बच्चों, जिनके सामने शीशे की स्क्रीन लगी होती थी, उसके अंदर जिंक सल्फाइड, सोडियम आयोडाइड या प्लाटिनो साइनाइड की कोटिंग होती है, और जो पिक्चर ऑन टीवी स्क्रीन है दैट इज़ प्रोड्यूस बाय द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन भी
चार्ज पार्टिकल हैं, जिस तरह से बीटा पार्टिकल हैं, और वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जब उस टीवी स्क्रीन के ऊपर जाकर स्ट्राइक करता है तो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होती है, या स्क्रीन का जो डिस्प्ले है वो ब्राइट या रोशन हो जाता है। अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गैमा रेज all produce fluorescence after striking some materials like zinc sulfide, sodium iodide and platinocyanide। ये बच्चों एक्चुअली तौर पर ये प्लाटिनोसाइनाइड बेरियम प्लाटिनोसाइनाइड, ये बेरियम प्लाटिनोसाइनाइड, सिर्फ प्लाटिनोसाइनाइड नहीं, सॉरी, इट इज़ बेरियम प्लाटिनोसाइनाइड। अब बच्चों न्यूक्लियर रेडिएशंस की इन 3 इंटरेक्शन के अलावा गैमा रेज के 3 स्पेसिफिक इंटरेक्शंस विद मैटर भी हैं जो कि गैमा रेज की एनर्जी पे डिपेंड करते हैं। यानी गैमा रेज कैन आल्सो इंटरैक्ट विद मैटर इन 3 डिफरेंट वेज डिपेंडिंग upon their energy। Number 1, photoelectric effect। Number 2, Compton effect। Number 3, pair production। जिन गैमा रेज फोटॉन की एनर्जी लेस है 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना करते हैं। ये गैमा रे की एनर्जी, मैं बात कर रहा हूँ एनर्जी ऑफ गैमा रे, अगर लेस है इस एनर्जी से तो मोस्ट प्रोबेबली गैमा रेज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना करें। अगर गैमा रे की एनर्जी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर है लेकिन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस है, इट मीन्स अगर गैमा रे फोटानों की एनर्जी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इन बिटवीन है तो फिर गैमा रे कॉम्पटन इफेक्ट करेगी। और अगर गैमा रे की एनर्जी ग्रेटर है और इक्वल है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो फिर गैमा रे पेयर प्रोडक्शन का फिनोमेना करेगी। इसका मतलब है गैमा रे की इंटरेक्शन मैटर के साथ अगर एनर्जी के हिसाब से डिस्कस की जाए तो 3 डिफरेंट वेज में गैमा रेज मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं। मोस्ट प्रोबेबली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करती हैं अगर गैमा रे की एनर्जी लेस है, ई मीन 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। अगर गैमा रे की एनर्जी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो ज़्यादा है लेकिन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस है तो मोस्ट प्रोबेबली कॉम्पटन इफेक्ट करेंगी। और अगर इनकी एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर या उसके बराबर है तो फिर पेयर प्रोडक्शन करेंगी। अब ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, ये इंटरेक्शंस ही हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की विद मैटर, जो इससे पहले आप यूनिट 18 में डिटेल के साथ पढ़ कर आए हुए हैं। तो गैमा रे की मैटर के साथ इंटरेक्शन के ये 3 यूनिक फीचर्स भी हैं। इन 3 फीचर्स के अलावा जिनको हम आयनाइजेशन कह रहे हैं, पेनिट्रेशन कह रहे हैं और फ्लोरेसेंस कह रहे हैं।